आज मैं 11th क्लास के अकाउंटेंसी की एक वीडियो और बना दे रहा हूँ। वीडियो नहीं बनाने के पीछे रीज़न यही है कि कोई भी बच्चा का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। बिना रिप्लाई वीडियो बनाने में कुछ इंटरेस्ट नहीं आता बेटा। फिर भी मैंने पिछले क्लास में बात किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग की बेसिक सी बातें करी थी, जिसमें ओरिजिनल एंट्री बुक की बात करी थी, कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी, अकाउंटिंग साइकिल की बात की थी। ठीक है, अब आज की क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद मैं क्या बात करने जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव की। आई होप सो कि इस वीडियो के बाद आप लोग कोई रिप्लाई, जैसा कि हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक में, सबसे पहला काम मेरा था बिजनेस की ट्रांजैक्शन को पहचान करना, फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल, यदि फाइनेंशियल है तो उसको रिकॉर्ड करना। अब जैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया तो फ्यूचर के लिए मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहेगा मेरे पास हर एक ट्रांजैक्शन की। यही ऑब्जेक्टिव कहता है, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। यदि आप रिकॉर्डिंग करोगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा एक सिस्टम में, एक डेट वाइज 1 to 1 ऑल इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक फायदा हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव आप क्या कर सकते हो, इससे आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको पिछले क्लास में ही ये चीज बता दिया था। आप किसी चीज की सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड से आप लेजर पोस्टिंग, सबसे पहले जनरल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस था, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। मेरे पास यदि रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से मैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकता हूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के सभी खर्चे को डेबिट साइड में डाल दिया जाता है, इनकम्स को क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट की बाद में बात करेंगे, बस आप इतना समझ लो कि आपके पास यदि रिकॉर्ड है तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। और क्या फायदा निकल सकता है, मुझे पता लग सकता है कि इसके पीछे क्या रीजन है, किस रीजन के कारण मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा टू नो एग्जैक्ट रीजन, टू नो एग्जैक्ट रीजन। एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जैक्ट रीजन किसका मिलेगा, लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो मैंने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया है, उसके पीछे का रीजन मुझे पता चल जाएगा, किस बिजनेस एक्टिविटीज के कारण मुझे प्रॉफिट हुआ है या किस बिजनेस एक्टिविटीज के कारण मुझे लॉस हुआ है। सर पता लगा के क्या करोगे बेटा, जिस बिजनेस ट्रांजैक्शन के कारण मुझे प्रॉफिट हुआ उसको फ्यूचर में ज्यादा करूंगा, और जिसके कारण मुझे लॉस हुआ है उस काम को नहीं करूंगा या उसमें सुधार करूंगा ताकि मुझे लॉस ना हो। गेट इट। और क्या फायदे हो सकते हैं, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसके, मैं सामने से इसलिए हट जाता हूं ताकि आप लोग देख पाओ। और मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का पता लगा सकता हूं। टू असरटेन, ठीक है जी, क्या कर सकता हूं मैं, पता लगा सकता हूं टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। सर ये क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है आपके पास कितने असेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं।
आपके पास रिकॉर्ड में है तो एक सिस्टमेटिक पता चल जाएगा आपके पास कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, रिकॉर्ड रहेगा तो आप फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगा सकते हो। ओके, ठीक है, मैंने चौथे पॉइंट तक आपको समझा दिया था। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हो। इसके बाद रिमेनिंग 3 पॉइंट मैंने एक साथ लिख लिया ताकि ज्यादा टाइम खराब ना हो, बस समझा सकूं। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसका मतलब समझा था। प्रोग्रेस मतलब पिछले साल आपने कितना % प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना % प्रॉफिट कमाया है, आपका प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, मतलब आप प्रोग्रेस में हो या डिक्रीज में हो, जो भी बात है। इसका पता कब लगेगा, जब आपके पास हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हर साल का रिकॉर्ड है, तो अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रोग्रेस चेक। इसके बाद टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, सर इसका क्या मतलब है? बेटा आप चोरी और धोखेबाजी को रोक सकते हो। यदि आपके पास कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं है तो कोई भी चीज मिस होते रहेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मिस भी हुआ है। लेकिन जैसे ही आपके पास हर एक चीज की रिटर्न में है, जैसे मान लो मेरे पास कोई 10 पीसेस है किसी चीज का, यदि उसमें से एक पीस गायब हो गया, फिर दोबारा मैंने काउंटिंग किया तो 9 ही पता चला कि मेरे पास 9 है, तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा कि यहां पे थेफ्ट हो रहा है, चोरी हो रहा है या कोई फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो मैं आगे उस चीज को रोक पाऊंगा। लेकिन मैं रिकॉर्ड में ही नहीं है मेरे पास कितना है कितना नहीं है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ना तो आप कमियों को रोक सकते हैं, नहीं फ्रॉड को रोक सकते हो, नहीं चोरी वगैरह को रोक सकते हो। ठीक है, टू प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट उसे रोक सकते हो, एरर एंड फ्रॉड्स को, गलतियों को और फ्रॉड्स को। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, इसका मतलब यह है जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज होते हैं, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऑनर, पार्टनर, गवर्नमेंट, बैंकर्स, ठीक है, जिसको मेरे इंफॉर्मेशन चाहिए होता है उसको मैं अपना इंफॉर्मेशन रिटर्न में है तो दे सकता हूं। कोई लोन वगैरह लेना हो तो आपके पास रिटर्न में बैलेंस शीट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट को आप इनकम टैक्स दोगे तो रिटर्न के हिसाब से ही दोगे कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था। ऑरली नहीं चलता है तो आपको ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 11th क्लास की थ्योरी बिल्कुल आसान है, मैंने ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई नोट्स की जरूरत पड़े, क्योंकि ये तो केवल पॉइंट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर मैं बार बार बता रहा हूं 9013904141 पे। ओके बेटा, ठीक है सर, आगे की पॉइंट करवाओ। ठीक है, मैं आज आगे के पॉइंट भी करवाऊंगा। अब बच्चों मैं बात करूंगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। ऑब्जेक्टिव मैंने अभी कराया था, उसके बाद फंक्शन बेटा सिमिलर है, बिल्कुल ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी मैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता था और इसमें भी मैं कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं। मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करते हो अकाउंटिंग में, सिस्टमेटिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हो। जो भी आपका रिजल्ट आता है वो आप वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट करते हो, बताते हो। मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि जो भी आपके बिजनेस की रिजल्ट है, प्रॉफिट या लॉस है, मेरे जो रिलेटेड पार्टी है, यहां पे रिलेटेड पार्टी जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, या तो मेरा डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ऑनर है, गवर्नमेंट है, इस तरह से उनको मैं अपना रिजल्ट बता देता हूं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, मैं उसी पॉइंट से लिंक दे रहा हूं, सिमिलर है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, थोड़ा इधर उधर है, बस थोड़ा सा बिल्कुल, यदि आप गलती से एक दूसरे में लिखाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की असेट्स को आप प्रोटेक्ट करते हो। पिछले पॉइंट में भी मैंने समझाया था, यदि आपके पास सारे असेट्स के बारे में कंप्लीट रिकॉर्ड है, कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ मिस हो जाता है, तो नेक्स्ट आप मिस नहीं होने दोगे, उस पर सिक्योरिटी लगाओगे। प्रोटेक्ट का मतलब यह उसे बचाना, उसे क्या करना जी, सुरक्षित करना होता है। प्रोटेक्शन, यहां पे प्रोटेक्शन आप कैसे दे सकते हो, रिटर्न में है तो ही प्रोटेक्शन रख सकते हो कि आपके पास क्या क्या असेट्स है।
प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट को एक प्रॉपर रिकॉर्ड दे सकते हो जिस बेस पे वो काम करेगा एक मैनेजमेंट को। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है विश्वसनीय होता है बेटा। यदि आपके पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है आपके बिजनेस का, उस पे एक सीए टेस्ट अटेस्ट कर देता है तो लीगल हो जाता है, हर जगह काम आएगा, वो विश्वास का काम करेगा, एक तरह की गारंटी रहेगा, ट्रस्टीशिप का काम करेगा। कंप्लाइंस ऑफ, इसके नेक्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि आप किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में इसको काम में ले सकते हो। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, कोई भी कानूनी जरूरत पड़ेगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो इनकम टैक्स ने आप पे क्लेम लगाया कि आपने टैक्स कम भरा है, तो आपके पास यदि रिटर्न में सारे चीज है तो उसे उस डॉक्यूमेंट्स को लेके जाओगे और बताओगे देखो जी मेरे पास प्रॉफिट इतना था, इतने एक्सपेंसेस थे, मैंने सैलरी वगैरह दिया और ये खर्चे काटने के बाद मेरे पास 10 लाख का ही इनकम हुआ था और मैंने 10 लाख पे ही टैक्स दिया है। या कोई लोन लेना होगा तो भी आपको कानूनी कार्रवाई में काम करेगा। मान लो आपने किसी को सैलरी दिया है एम्प्लॉय को और आपने साइन नहीं करवाया है और वो केस कर देता है तो आपको दोबारा सैलरी देना पड़ जाएगा। लेकिन बाय चांस नहीं, यदि आपने साइन करवा लिया है और वो केस करता है कि मुझे सैलरी नहीं मिली है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप लीगल नीड्स की जरूरत में ले सकते हो। आप दिखा सकते हो कि देखो जी मैंने सैलरी दिया था और ये साइन भी करवाया था। तो रिकॉर्ड में रहेगा बेटा, लिखित में रहेगा। आप सारे चीज के बिजनेस में लिखित में रखोगे तो काम आएगा। कोई भी इन फ्यूचर आप में से कोई बिजनेस करेगा तो कोई भी काम विदाउट रिटर्न नहीं करोगे, ऑरली बिजनेस वर्ल्ड में नहीं चलता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सिंपल सा मतलब है किस पर्सन का क्या काम है मेरे बिजनेस में, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो कि आपको क्या काम करना है, कर्मचारी को कौन कौन से कर्मचारी को क्या क्या काम करना है। क्योंकि एक कंपनी में बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है बेटा, तो बहुत सारे वर्क में कौन किसको काम करना मुझे पता रहेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं उससे जवाब लूंगा कि आपने ये काम क्यों नहीं किया या क्यों डिले किया या क्यों कम किया। बिल्कुल सिंपल समझना है। कोई दिक्कत आया करे तो मुझे बता दो, इनको आप राइट डाउन भी कर लोगे। वैसे सेम टू सेम पॉइंट है, बुक में गिवन है, एक्सप्लेन मैंने कम कर दिया है। एक्सप्लेनेशन की नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझसे मांग सकते हो। ओके, आज की लास्ट बात हम कर लेंगे अकाउंटेंसी की लिमिटेशन की, उसके बाद ओवर करेंगे। देखो बच्चों, लिमिटेशन का थोड़ी सी रुक के बात करूंगा मैं। ये 3 बातें कर लेता हूं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट क्लास में ही मैंने अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को सोल्व कर दिया था, बता दिया। तो मुझे केवल और केवल यहां पे बताना है आपको बुक कीपिंग के लिए। बेटा आप लोग इंग्लिश के हिसाब से देखो तो लग रहा है बुक कीपिंग मतलब किताबें रखना, नहीं बेटा, बुक कीपिंग का मतलब किताबें रखना नहीं होता है, किताबों रिकॉर्ड करना, ओरिजिनल एंट्री। जो आपको मैंने 7 वर्क्स बताए थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, उसी के ऊपर का 4 पॉइंट बुक कीपिंग है, बाकी का अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग में सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसे मैं मेजर करूंगा। मेजर करने का मतलब मान लो आपने 100 चेयर खरीदा है, एक की कीमत 1000 है, तो इस हिसाब से आप मेजर कितना कर लोगे, 1 लाख। ये हो गया मेजरिंग। बुक कीपिंग का पहला काम क्या हुआ, बुक कीपिंग का पहला काम हुआ आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई कर लिए कि फाइनेंशियल नेचर की है कि नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने मेजर कर लिया। क्या कर लिया, मेजर कर लिया। उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे ओरिजिनल एंट्री में। क्या करोगे जी, रिकॉर्ड करोगे ओरिजिनल बुक्स एंट्री में। ओरिजिनल एंट्री बनाओगे पहली बार, जहां पे लिखा जाता है ट्रांजैक्शन, उसे ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। उसके बाद फिर आप उसको केवल और केवल क्लासीफाई कर दोगे। क्या कर दोगे, क्लासीफाई कर दोगे। तो पहली क्लास के ऊपर के 4 पॉइंट को यदि मैं ले लूं तो बुक कीपिंग होता है। दोबारा से, बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग, शुरू के 4 काम आते हैं। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में पहले ही बता चुका हूं, तो यहां पे बात खत्म होता है। ठीक है, यहां पे भी
केवल और केवल रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और आइडेंटिफाई करने को ही क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। अब मैं नॉर्मल दोनों में अंतर करा देता हूं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बहुत ही आसान है, सोच सोच के बात आपको पता चल जाएगा कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या आना चाहिए। देखो बेटा, इसमें प्राइमरी काम किया जाता है, इसमें पहले लिखा जाता है, ओरिजिनल एंट्री किया जाता है, और अकाउंटिंग का काम बाद में आता है। तो आप कह सकते हो कि बुक कीपिंग प्राइमरी वर्क है, ठीक है, और अकाउंटिंग सेकेंडरी वर्क है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अच्छा जी, जैसे कि आप जान रहे हो बुक कीपिंग के लिए केवल रिकॉर्डिंग की नॉलेज होना चाहिए, जबकि अकाउंटिंग के लिए एनालाइजिंग नॉलेज होना चाहिए। तो बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ के द्वारा भी किया जा सकता है और अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, सॉरी, इसके लिए कम नॉलेज की जरूरत है और इसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। इन दोनों की डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जो मेरा है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने का है, जबकि इसका जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो रिजल्ट, नेट रिजल्ट का पता लगाने का है, ठीक है। कई सारे मैंने बता दिया दोबारा से, प्राइमरी वर्क है, सेकेंडरी वर्क है, ये पहले होता है, ये बाद में होता है। एक बुक कीपिंग जहां पे एंड होता है, अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होता है। इसके लिए कम नॉलेज की जरूरत है, इसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। ये जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, इसके लिए सीनियर स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इसके नॉलेज की तो मैंने बात बता दी, इसके लिए लिमिटेड नॉलेज और इसके लिए एनालिटिक नॉलेज की जरूरत होती है। बेटा ये था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बहुत आसान था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट मैं और बता देता हूं। अब मैं बात कर लेता हूं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या इसके सब फील्ड, क्या चीज जी, टाइप्स कह लो या सब फील्ड कह लो। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड, सब फील्ड जानते हो ना, इसके और क्या क्या अल्टरनेटिव है। तो सबसे पहले पहली बुक जो आप पढ़ने जा रहे हो वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अलावा और ये बेटा अकाउंट्स के नेम हैं जो अकाउंट्स आपको लाइफ टाइम में पढ़ने हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप 11वीं में पढ़ोगे, सेम बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें अब तक की सारी बातें जो मैंने पढ़ाया जो किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है बेटा, बीकॉम फाइनल में पढ़ना है आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे बस नाम ध्यान रखना, और ये आप बहुत ध्यान रख लेना, ये मेरा काम करता है पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। किसके लिए, पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए। यहां बस सिंपली सी बात ध्यान रख लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ता हूं, कोई भी प्रोडक्ट जो मैं बनाने जा रहा हूं उस प्रोडक्ट के एक यूनिट की कॉस्ट कितना आएगा इसका एस्टिमेशन करना। जैसे मान लो मैं ऐसे मार करके एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देखना पड़ेगा एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग कि कितना रुपए का पड़ेगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसको मैं टक्कर दे पाऊंगा कि नहीं। ऐसा नहीं अंधाधुंध कंपनी आ जाती है, नहीं बेटा, पर यूनिट कॉस्ट पहले निकालती है। अगला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसे मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये भी बीकॉम फाइनल में पढ़ोगे। इसमें आप ये पढ़ोगे एक मैनेजर को मैनेज करने के लिए, कौन कौन बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या नॉलेज का होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज का होना जरूरी है। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग बेटा ये भी फाइनल में पढ़ोगे। इसमें आप ये पढ़ोगे कि मेरे बिजनेस में इनकम के हिसाब से मुझे कितना टैक्स देना चाहिए।
और एक होता है CSR। क्या होता है? CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या चीज होता है जी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको मैं लिख ही देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग। रूल रेगुलेशन से मैं ये पता लगाता हूं मेरे बिजनेस किस टाइप की है, तो मेरा समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, मुझे समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे मान लो मेरे गुटखा बनाने की फैक्ट्री है, तो ऑफ कोर्स उससे कैंसर होगा, तो मुझे कुछ कैंसर की हॉस्पिटल खोल देने चाहिए। मेरा कंपनी से पॉल्यूशन ज्यादा निकलता है, तो पॉल्यूशन कम करने के लिए पेड़ पौधे लगवाना चाहिए। मेरे कंपनी में बहुत ज्यादा वर्कर काम करते हैं, तो वर्कर के वेलफेयर के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। बेटा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट हमें बताता है कि मेरे बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग मुझे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये सब फील्ड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ ही रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग पर यूनिट कॉस्ट के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर के लिए, टैक्स मुझे कितना टैक्स फिल करना है इसके लिए, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। छोटा वीडियो रहेगा। इसके बाद यदि बच्चों का रिप्लाई आता है तो नेक्स्ट देखेंगे। जो रिप्लाई बच्चा 2 भी देगा, 2 के लिए भी वीडियो बनेगा, लेकिन कम से कम 2 रिप्लाई तो आए 11वीं से।